बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 14 क्लास 9th। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें रिव्यू एक्सरसाइज में, वो हमें ये कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ये मैंने राइट इसलिए किया कि ताकि मैं हर एक स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि कौन सा क्यों सही है और कौन सा क्यों गलत है। ठीक है, रीज़न हमें पता होनी चाहिए कि एक स्टेटमेंट ट्रू क्यों है और फॉल्स क्यों है। सबसे पहली स्टेटमेंट अगर हम देखें तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर ऑफ सेम साइज एंड शेप। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की क्या डेफिनेशन होती है। कॉन्ग्रेंसी की डेफिनेशन ही ये होती है कि जिसमें साइज़ एंड शेप क्या हो, सेम हो। ठीक है, ये डेफिनेशन आप याद रख लें कि किसी भी चीज़ के कॉन्ग्रेंट, चाहे वो ट्राइंगल है, चाहे वो स्क्वायर है, चाहे कोई भी शेप है, इफ़ those are congruent it means their sizes and shapes will remain same। ठीक है, congruent triangles की अगर हम बात करें तो इसमें साइज और शेप सेम होती हैं। ठीक है, दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट है तो दोनों के साइज और शेप सेम होंगे। अच्छा, अगर हम बात करें सिमिलर ट्राइंगल्स की, ठीक है, अब सिमिलैरिटी का क्या मतलब है। अगर आम जिंदगी में हम बात करते हैं कि भाई ये दो चीज़ें हमें सिमिलर नज़र आती हैं, गाड़ी की बात कर सकते हैं हम, इंसानों की बात कर सकते हैं हम, किसी और चीज़ की बात कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे पास एक फ़ोटो हो, फ़र्ज़ करें कि मेरी ही एक फ़ोटो हो और उसका साइज़ ये हो। अच्छा, इसी तरह मेरी वही फ़ोटो जो है वो थोड़ी सी बड़ी करके मैं फ्रेम करवा लूँ जिसका साइज़ ये हो। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों जो मेरी फ़ोटोज़ हैं ये दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, यानी सिमिलर इसलिए होंगी कि हैं तो मेरी ही है ना, एक जैसी हैं बिल्कुल, तो ये फ़ोटो सिमिलर होंगी लेकिन ये कॉन्ग्रेंट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि अब इनमें साइज़ डिफरेंट हो गया। देखें, एक फ्रेम छोटा है और दूसरा फ्रेम क्या है, बड़ा है। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो कॉन्ग्रेंट चीज़ें होती हैं ना वो सिमिलर ज़रूर होती हैं। जो चीज़ कॉन्ग्रेंट होगी वो सिमिलर ज़रूर होगी। यानी यहाँ पे मैं एक फार्मूला के तौर पे इसको अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे राइट कर दूंगा, कॉन्ग्रेंट इज इक्वल टू सिमिलर। ठीक है, यानी कॉन्ग्रेंट जो होगी वो सिमिलर होगी। ठीक है, लेकिन जो सिमिलर होगी वो कॉन्ग्रेंट नहीं होगी। मैं इक्वालिटी का साइन इसलिए नहीं लिख रहा, अभी रेज कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आप में से किसी के ज़हन में ये बात है भी जो राइट साइड पे वो लेफ्ट के भी तो इक्वल होता है ना। ये सिर्फ मैं समझाने की खातिर आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि जो कॉन्ग्रेंट होगा वो सिमिलर होगा। लेकिन अगर आप देखें कि जो सिमिलर होगा ना वो कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। यानी यहाँ पर अगर हम लिखें सिमिलर जो है वो कॉन्ग्रेंट नहीं होगा, सिमिलर नॉट कॉन्ग्रेंट। जो चीज़ सिमिलर होगी वो कॉन्ग्रेंट नहीं होगी। ठीक है, और जो कॉन्ग्रेंट होगी वो सिमिलर ज़रूर होगी। यहाँ से ये दोनों स्टेटमेंट से हमने ये चीज़ें याद करनी है और याद रखनी भी हैं जी। सिंबल यूज्ड फॉर कॉन्ग्रेंट इज़, इक्वालिटी का साइन ऊपर ये वाला साइन। ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट का साइन ही होता है। ऐसा हो सकता है कि आपको अगर एमसीक्यू में या किसी में दिया जाए तो ये साइन वो चेंज करके दे दें। जैसे अभी फ़िलहाल तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ट्रू है और इसमें सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑफ सेम शेप बट डिफरेंट साइज, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अभी तीनों के तीनों जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, ये तीनों अभी ठीक हैं। सिंबल यूज फॉर सिमिलैरिटी इज दिस, ये सिमिलैरिटी का साइन है, यानी जिसे हम उर्दू ज़बान में अलिफ मद आ नहीं लिख देते जैसे, तो ये वो वाला साइन है। तो ये भी हमारे पास ठीक होगा। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देखें अभी हमने बात की पहले, जो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं, तो ये भी ठीक होगा। सिमिलर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, सिमिलर ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट, अगर नॉट होता फिर ये ठीक होता। अब ये क्या है, फॉल्स होगा। ये बात समझ आ रही है? मैंने पहले 2 पॉइंट्स में जो बात क्लियर की है अभी तक वही चल रही है। नेक्स्ट देखें, अ लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली 1 मिड पॉइंट। लाइन सेगमेंट बेटे एक ख़ास लेंथ की जो है लाइन होती है हमारे पास। जैसे अगर हम कहें कि ये एक 5 सेंटीमीटर की लाइन है तो इसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे, अ पार्ट ऑफ अ लाइन। ठीक है, या हम केस कह सकते हैं कि एक रे, ठीक है, एक रे जो है उसका कोई ख़ास हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट कहलाता है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये एक लाइन सेगमेंट का मतलब ये होता है कि हिस्सा, सेगमेंटेड बॉडी। आपने 5 क्लास में पढ़ा था, अभी मुझे याद है ये कि सेगमेंटेड बॉडी का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे हिस्सों वाली जो है वो जिस्म होता है। ठीक है, ये मेरा ख्याल है रेप्टाइल्स में ये चीज़ें थी इस तरह की, तो मेरे जहन में इसी तरीके से आ रही हैं अभी फ़िलहाल जी। सेगमेंट का मतलब होता है छोटे छोटे हिस्सों वाला, तो कोई भी छोटा सा हिस्सा, ठीक है, तो उसको हम जिसकी मखसूस लंबाई हो उसे हम क्या कहते हैं,
लाइन सेगमेंट, ठीक है। अच्छा, अब कहता है लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट, लाइन सेगमेंट का एक ही मिड पॉइंट होता है, और ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? अगर हमारे पास 5 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट है तो 5 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट तो 2.5 पे होगा ना, इसके अलावा तो नहीं होगा। अगर हम राइट साइड पे जाएंगे वो भी मिड पॉइंट नहीं होगा, अगर हम लेफ्ट पे आएंगे तो वो भी मिड पॉइंट नहीं होगा, इसलिए ये भी बिल्कुल हमारा ठीक हमारी स्टेटमेंट होगी ये वाली जी। नेक्स्ट देखें, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हो, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट है, कोई भी किसी भी जगह पे हमारे पास 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, और अगर हम उनमें से कोई भी एक लाइन ड्रा करें, ठीक है, जैसे जो कि दोनों पॉइंट्स को मिलनी चाहिए ये है, तो सिर्फ एक ही होगी, सिर्फ एक ही लाइन हम जो है वो ड्रा कर सकते हैं, और ये बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा कोई, अगर हम देखें और भी लाइंस ड्रा कर सकते हैं, लेकिन ये उसमें से नहीं, दोनों में से नहीं गुजरेंगी, ये जितनी मर्जी ड्रा कर लें, ये इस पॉइंट में से एक में से गुजरेगी, दूसरे में से नहीं गुजरेगी फिर वो, तो इसलिए ये वाली हमारी स्टेटमेंट भी ठीक है कि नेक्स्ट जो है वो मैं रीड कर रहा हूँ, हो सकता है कि ये आउट ऑफ फ्रेम हो ये वाले पॉइंट्स। प्रोपोर्शन इज नो इक्वालिटी ऑफ 2 रेशोज, ठीक है। ये प्रोपोर्शन की डेफिनेशन 8th क्लास में भी पढ़ी होगी आपने कि प्रोपोर्शन इज द इक्वालिटी ऑफ 2 रेशोज, यानी अगर हम कहें जी A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D, इट मीन्स कि ये प्रोपोर्शन में है, ठीक है, तो इसको प्रोपोर्शन कहते हैं, यानी साइन भी इसका A रेशो B, ये प्रोपोर्शन का साइन C रेशो D, इट मीन्स इक्वालिटी ऑफ 2 रेशोज इज प्रोपोर्शन। यहाँ पे क्या लिखा है? प्रोपोर्शन इज नो इक्वालिटी, तो ये हमारे पास क्या होगा? रॉन्ग। प्रोपोर्शन इज इक्वालिटी ऑफ 2 रेशोज, ठीक है, ये इसकी राइट स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट है, ये तो डेफिनेटली आपके ये फ्रेम में नहीं आ रहा होगा, ये रेशो हैज़ नो यूनिट। ये मैं थोड़ा सा मेरा बेटा ये मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा यहाँ पे कि ये कैसे यहाँ पे ये सही होगा या गलत होगा ये वाला। देखें, उन्होंने कहा है कि रेशो हैज़ नो यूनिट, ठीक है, रेशो हैज़ नो यूनिट, ठीक है। पहली बात तो ये है कि रेशो होती क्या है, हमें ये पता होना चाहिए रेशो की डेफिनेशन से कि व्हाट इज रेशो। तो रेशो असल में क्या है? कंपैरिजन ऑफ 2 अलाइक क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट, ठीक है। रेशो क्या है? कंपैरिजन है 2 अलाइक क्वांटिटीज का जिनके यूनिट सेम हो। जैसे अगर मैं कहूँ 2 सेंटीमीटर रेशो 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं 2 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाता है, इट मीन्स हमारे पास जो रेशो होगी उसका नो यूनिट होगा, कोई भी यूनिट नहीं होगा रेशो का, ठीक है। तो यहाँ पे रेशो हैज़ नो यूनिट लिखा हुआ है तो ये टिक होगा। बात समझ आ रही कि रेशो का यूनिट जाएगा कहाँ? रेशो का बजाते खुद कोई यूनिट नहीं होता, जो उसमें क्वांटिटीज होती हैं उनका यूनिट होता है, और दोनों का सेम यूनिट होता है। जब हम उनको रेशो में राइट करते हैं तो यूनिट यूनिट से कैंसिल हो जाता है ड्यू टू डिविजिबिलिटी। डिविजिबल इसको क्योंकि हम डिवाइड कर देते हैं ना, इसको डिवाइड लिख सकते हैं, इसको 2 रेशो 5 ही है इसका मतलब भी 2/5 का मतलब, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से गायब हो गया। तो जब हम बात करें रेशो की तो ओवरऑल इसका कोई यूनिट नहीं आएगा। तो इस तरीके से ये वाला हमारा जो ऑप्शन है या जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी हम अभी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि उन्होंने डिफाइन डेफिनेशन हमने राइट करनी है। किस किस की राइट करनी है? सबसे पहले रेशो की डेफिनेशन पूछी है, रेशो की डेफिनेशन। अभी इससे पहले मैंने आपको जब ये पॉइंट क्लियर किया तो मैंने रेशो की डेफिनेशन ही आपको बताई थी। आप ये लिख सकते हैं कि रेशो इज द कंपैरिजन ऑफ 2 अलाइक क्वांटिटीज, 2 सेम क्वांटिटीज। अलाइक का मतलब होता है सेम, एक जैसी। रेशो इज द कंपैरिजन ऑफ 2 सेम क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट, ठीक है, अलाइक क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट्स। तो ये रेशो की डेफिनेशन हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछा है प्रोपोर्शन की डेफिनेशन। प्रोपोर्शन क्या होता है? इक्वालिटी ऑफ 2 रेशोज। इक्वालिटी ऑफ 2 रेशोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, ये भी हो गया। उसके बाद कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की ये सबसे पहले हमें ये डेफिनेशन दी है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑफ सेम साइज एंड शेप। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ट्राइंगल्स हैविंग सेम साइज एंड शेप आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। उसके बाद जो हमें पूछी गई है डेफिनेशन सिमिलर ट्राइंगल्स, तो ये सेकंड हमारा जो टिक क्रॉस वाला ऑप्शन था, स्टेटमेंट थी, ये इसकी डेफिनेशन है सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स आर द ट्राइंगल्स हैविंग सेम शेप बट डिफरेंट साइज, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 2 क्वेश्चन जो हैं यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी है कि इन ट्राइंगल LMN, ये हमें ट्राइंगल दी है LMN,
इसमें जो एम एन है, ये एम एन ये पैरेलल है पी क्यू के, ठीक है। पहली बात ये उन्होंने हमें बताई। उसके बाद हमें जो फर्स्ट पार्ट इसका दिया है वो क्या दिया है कि एल एम जो है, यानी यहाँ से लेकर ये एल और एम, ये वाले जो साइड है, ठीक है, ये कितनी दी है हमें, ये है जी 5 सेंटीमीटर्स। इसको हम राइट करते हैं जी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखा हुआ है ये। इसके बाद जो एल पी है वो भी हमें दिया हुआ है, वो कितना है 2.5 सेंटीमीटर। डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2.5 सेंटीमीटर होगा अगर ये इसके सेंटर में या हाफ में है, लेकिन उन्होंने बता दिया तो हमें कंफर्म हो गया कि ये इसके बिल्कुल मिड में है ये। अच्छा जी, दूसरी बात यहाँ पे हम इसको पी भी राइट कर देते हैं, बल्कि इसके अलावा फिर मैं एक और लाइन ड्रा करता हूँ ताकि ये बात और क्लियर हो जाए जी। ये एल पी के लिए मैं एक अलग ड्रा कर देता हूँ लाइन सेगमेंट, और ये हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर जी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें बताया वो ये है कि मैयर एल क्यू, यानी जो मेजरमेंट एल क्यू है वो है 2.3, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी। ये है 2.3 सेंटीमीटर्स। तो हमने फाइंड क्या करना है, ये यहाँ से इसको इसमें से भी गुजार देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तक। इसको अगर हम एल एन बोलें तो हमने ये फाइंड करना है, यानी ये वाली साइड। 14.1 जो हमारे पास थ्योरम है उसमें हम ये बात प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी कि ये जो ट्राइंगल है जो पैरेलल होगा जिसमें एम एन पी क्यू के, तो उस ट्राइंगल में जो साइड्स हैं वो क्या होंगी, प्रोपोर्शन में। साइड प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि हम इसको राइट कर सकते हैं इस तरह कि मैयर एल एम अपॉन मैयर एल पी, ये इक्वल होगा मैयर एल एन अपॉन मैयर एल एन के, एल एन अपॉन सॉरी एल क्यू, ये एल क्यू होगा, यानी एल एम और रेशो एल पी इक्वल होगा एल एन और इसके बाद एल क्यू के, ठीक हो गया। ये हमने राइट कर दिया। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। एल एम की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर अपॉन एल पी की वैल्यू क्या है 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एल एन की वैल्यू क्या है हमारे पास फाइंड करनी, और इसको यही राइट कर देते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या लगाना है, मैयर एल एन, और एल क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 2.3 सेंटीमीटर्स, ठीक हो गया जी। अब हमें चाहिए वैल्यू एल एन की, तो ये 2.3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको राइट करेंगे 2.3 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर्स अपॉन 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मैयर एल एन, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.3 से और डिवाइड कर देंगे 2.5 से। 5 मल्टीप्लाई 2.3 और इसको हमने डिवाइड करना है 2.5 पे, ये आ जाएगा 4.6। तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल और ये सेंटीमीटर में ही आंसर आ जाएगा 4.6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मैयर एल एन, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर होगा। वैसे भी अगर हम इसको थ्योरेटिकली देखें तो अगर हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जो साइड है वो क्या है 5 सेंटीमीटर और उसका मिड पॉइंट जो पी है वो हाफ में दिया हुआ है, यानी बिल्कुल सेंटर में दिया है। इट मीन्स के राइट साइड पे भी जो हमारे पास क्यू है ना ये सेंटर होगा, तो हमें हाफ दिया 2.3, इसका डबल क्या होगा 4.6, तो 4.6 ही इसका आंसर आया इस क्वेश्चन का। लेकिन हम क्योंकि थ्योरम के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं तो हमने इसीलिए ये स्टेप बाय स्टेप इसको प्रूव करना था या राइट करना था। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकेंड पार्ट, जिसकी स्टेटमेंट हमें दी गई है कुछ इस तरह से। सेम वही वाली डायग्राम है हमारे पास, जस्ट वैल्यूज़ का डिफरेंस है, मेथड भी सेम होगा, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा क्वेश्चन में। तो इसको सबसे पहले हम प्रोपोर्शन में राइट करते हैं। प्रोपोर्शन क्या आएगा हमारे पास, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया है उसी तरीके से इसको भी सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 1 से मुराद के फर्स्ट वाला पार्ट इसका 3 वाले का। तो इसको राइट करेंगे हम मैयर एल एम अपॉन मैयर एल पी, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास मैयर एल एन अपॉन मैयर एल क्यू, ठीक है जी। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हमें पता है वो हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे एल एम की वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और एल पी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और ये इक्वल आ जाएगा मैयर एल एन। एल एन की वैल्यू यहाँ पे नहीं है और एल एन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इक्वल है मैयर एल क्यू
प्लस मैयर क्यू एन के, ठीक है जी, अपॉन ये मैयर एल क्यू है और एल क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.5 सेंटीमीटर्स, ठीक हो गया जी। इसको हम राइट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 6 सेंटीमीटर अपॉन मैयर एल पी इज इक्वल टू एल क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है 2.5 सेंटीमीटर प्लस क्यू एन की वैल्यू भी है हमारे पास विच इज़ 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है, अपॉन 2.5 सेंटीमीटर। देखें ये जो एल एन है ये एल क्यू और क्यू एन से ही मिलके बनेगा ना ये, तो इसलिए हमने उसको अलग अलग करके लिख लिया, ठीक है। तो फिर हमारे पास सेपरेटली उनकी वैल्यूज़ थी वो हमने पुट कर दी जी। नेक्स्ट स्टेप में देखें ये बन जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर्स अपॉन मैयर एल पी जी इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 5 + 2 7.5 सेंटीमीटर अपॉन 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि एल पी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसकी और इसकी जगह चेंज करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक स्टेप में मैं सारे काम कर दूंगा। इसको राइट करेंगे हम 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर अपॉन 7.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मैयर एल पी। मैं आपको बताता हूँ मैंने किया ये है कि इसकी और इसकी जगह चेंज की है, ये डिवाइड में था, इसको लेफ्ट साइड पे ला के मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमने जस्ट सिंप्लीफाई करके इसका आंसर राइट करना है, यानी 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6 और डिवाइडेड बाय 7.5, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे मैयर एल पी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसकी स्टेटमेंट हमें दी गई है और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और भी कहना चाहूँगा कि हमें क्वेश्चन के नंबर से कंसर्न नहीं होना चाहिए, हमें सिर्फ ये कंसर्न होना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या है और हमने उसको सॉल्व कैसे करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये दिया गया है और यहाँ पे ऐसे हमें एक ट्राइंगल बना के दी गई है, साथ में हमें ये भी कहा गया है कि जो क्यू आर है ये पैरेलल है ए बी के, ठीक है। अच्छा जी, अब एक बात और हमें कंफर्म होनी चाहिए ये कि जैसे हमने प्रीवियस जो है वो ट्राइंगल में सॉल्व किया है इसको, इसी तरीके से हम वही वाला थ्योरम यूज़ करके इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हमें पता है कि इसमें जो हमारे पास साइड्स हैं उनकी जो रेशो है वो इक्वल है, यानी रेशो जो है हम उसको ये भी कह सकते हैं कि ये जो साइड्स हैं ये प्रोपोर्शन में हैं। ये अगर साइड्स प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये पी ए है और इसके बाद ये ए क्यू, इसकी वैल्यू दी हुई है, पी ए के भी दी है और ए क्यू को भी दी हुई है हमें वैल्यू। तो हम इसको राइट करेंगे मैयर पी ए रेशो मैयर ए क्यू, ठीक है। ये इक्वल होगा किसके, यानी ये और ये दोनों क्या है रेशो में, ठीक है। इसी तरह ये और ये दोनों रेशो में होंगे, तो जब इनको इक्वल लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो प्रोपोर्शन में हो जाएंगे ये। इसके बाद राइट साइड पे हम क्या लिखेंगे, मैयर पी बी अपॉन मैयर बी आर, ठीक हो गया जी। ये हमने इसको प्रोपोर्शन में राइट कर दिया। अब हम इसी तरह इनकी वैल्यूज राइट कर देंगे। पी ए की वैल्यू क्या है 8x - 7 अपॉन ए क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 5x - 3 इज इक्वल टू मैयर पी बी की वैल्यू क्या है 4x - 3 अपॉन बी आर की वैल्यू क्या है 3x - 1। तो ये क्वेश्चन जो है वो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वालिटी का साइन आ गया रैशनल वैल्यूज़ के दरमियान में, रैशनल नंबर्स के दरमियान में, रैशनल एक्सप्रेशंस के दरमियान में। ये एक्सप्रेशंस हैं, तो रैशनल एक्सप्रेशंस के दरमियान में अगर इक्वालिटी का साइन आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी न्यूमरेटर को ऑपोजिट डिनोमिनेटर, इसी तरह न्यूमरेटर को ऑपोजिट डिनोमिनेटर के साथ जी। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब 8x - 7 और ये आ जाएगा 3x - 1 इज इक्वल टू 4x - 3 मल्टीप्लाई बाय 5x - 3 जी। इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह आ जाएगा 8 3 ज़ार 24x² माइनस 8x - 21x + 7 इज इक्वल टू 20x² और माइनस 12x - 15x और प्लस 9। तो ये बन जाएगा हमारे पास 24x² माइनस ये 29 हो जाएगा और ये प्लस 7, ठीक है। इसको भी इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड पे, -20x² आ जाएगा ये, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये 27 है लेफ्ट साइड पे आके ये प्लस का 27 हो जाएगा,
प्लस 27x, ये 9 है इधर आके -9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 जी। अब ये 24 में से 20 माइनस करें तो ये आ रहेगा हमारे पास 4x स्क्वायर। 29 माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये आ रहेगा -2x। इसी तरह ये 7 का प्लस है और माइनस का 9 है, तो ये भी आ रहेगा -2 इज इक्वल टू 0। सारे 2 पे डिवाइड होते हैं, इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे लिखते हैं हम डिवाइडिंग बाय 2 जी। डिवाइड किया 2 पे तो ये आ रहेगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि इसके पेयर कैसे बनेंगे। इसी तरीके से हमने प्रीवियस जो है वो चैप्टर्स में क्वेश्चन सॉल्व किया, अलजबरा सीरीज़ में या अलजबरा में। अलजबरा वाले जो क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होते हैं जी। अब देखें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर को -1 के साथ, तो -2x स्क्वायर बनना चाहिए। ऐड करें तो हमारे पास -x होना चाहिए जी। इसका हमारे पास पेयर बन जाएगा 2x स्क्वायर -2x प्लस x और -1 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -x आंसर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x स्क्वायर ही आएगा। तो बिल्कुल ठीक पेयर बने अब हमारे पास। ये 2x कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा x माइनस 1, इसमें +1 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 जी। कॉमन वैल्यूज़ हैं x माइनस 1 और अनकॉमन है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। इधर ही x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास या तो 1 और या फिर आ जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। तो ये हमारे पास x की पॉसिबल वैल्यूज़ आ जाएंगी। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसकी डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी, ये जो फिगर है, और स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इन आइसोसेलेस PQR शोन इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये हमारे पास PQR एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल भी एक स्पेसिफिक ट्राइंगल है जिसको आइसोसेलेस कहते हैं। इसकी कंडीशन ये होती है या पहचान ये होती है कि इसमें जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं ना, वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं इन लेंथ, ठीक है। यानी ये x और ये वाली साइड जो दी हुई है, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं लेंथ में। इसीलिए ये वाले यहाँ पे डैश लगाए हुए हैं, एक 1 डैश इधर है, 1 डैश ही इधर है। इसका मतलब ये होता है कि जो इसकी लेंथ है वही इसकी लेंथ है। ये अक्सर आपने देखा होगा ट्राइंगल्स में कि ये कहीं सिंगल डैश और कहीं डबल डैश लिखा होता है। अगर डबल डैश, जैसे यहाँ पे अब हम अगर ये लिखना चाहें कि ये एक डैश और ये एक डैश, यानी डबल डैश लिखेंगे हम यहाँ पे, इट मीन्स कि जो लेंथ इस साइड की है वही लेंथ इस साइड की, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इस पर ड्रा किया हुआ, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें हमारे पास जब ये एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है आइसोसेलेस ट्राइंगल का, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है वो मजीद 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गई है, ठीक है। और वो दोनों जो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, इनको हम इस तरह से शो करेंगे कि ये एक ट्राइंगल है हमारे पास PQ, और इसको हम एक नेम राइट कर लेते हैं, कुछ भी, इसको L राइट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई नाम लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ यहाँ नज़र नहीं आ रहा, बहरहाल हो सकता है कोई लिखा हो, तो यहाँ पे L राइट कर देते हैं इसको, ठीक है जी। तो एक ट्राइंगल हमारे पास PQL बन रही है और दूसरी PRL बन रही है। सबसे पहले हम राइट करेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल PQL एंड, और दूसरी ट्राइंगल क्या बन रही है, PRL। ये देखिए PRL, ठीक हो गया जी। यहाँ पे ट्राइंगल का साइन। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब ये है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू PR। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैयर PQ इज इक्वल टू PR, ठीक है। यही से हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास 10 सेंटीमीटर PQ है, तो PR भी क्या होगा, x के। तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं एज मैयर PQ is equal to 10 centimeters. So measure PR will also equal to 10 सेंटीमीटर। तो PR किसके इक्वल है, x के, तो x इक्वल किसके आ गया,
10 सेंटीमीटर्स के। ये पहली बात, हमारे पास x का आंसर आ गया। अब हमने y का आंसर फाइंड करना है, यानी y फाइंड करना है। तो यहीं से अगर हम देखें कि हमारे पास, क्योंकि आइसोलेट ट्राइंगल है और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब कि यहाँ पे हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है, यानी ये एंगल कितने का है, 90 का। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ पे राइट करेंगे मेजर PLQ, ये इक्वल है हमारे पास, ये PLQ और PLR ये भी इक्वल है, मेजर PLR इक्वल का मतलब, क्योंकि ये भी 90 और ये भी 90, ये दोनों एंगल जो हैं वो 90 के ही यहाँ पे बन रहे हैं जी। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स में, ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स की, ठीक है। तो ये भी क्या है, इक्वल है, मेजर PL, ये इक्वल किसके होगा, मेजर PL के। यहाँ से अगर हम देखें, ये हमारे पास साइड, ये एंगल, और PR और PQ ये वाली साइड एंगल, साइड पोस्टुलेट होता है कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स की साइड एंगल और साइड जो है वो इक्वल हों तो वो ट्राइंगल्स भी इक्वल होती हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये साइड एंगल साइड के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब कि ये जो QL होगा ये LR के इक्वल होगा। तो हम राइट कर सकते हैं, सो मेजर QL इज इक्वल टू मेजर LR, ठीक है जी। अब मेजर QL किसके इक्वल है, 6 सेंटीमीटर्स के। तो मेजर, यहाँ पे हम इसको ऐसे राइट करते हैं जी, मेजर QL इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे लिख एज, सो मेजर LR विल ऑल्सो इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। LR इक्वल किसके है, Y के। सो Y किसके इक्वल होगा, 6 सेंटीमीटर के। इस तरीके से हमारे पास ये 6 आंसर आ जाएगा और ये x जो है ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो ऐसे सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अभी अब सॉल्व कर रहे हैं, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से हमें दी गई है कि यहाँ पे एक ट्राइंगल है हमारे पास और हमारे पास ये साइड्स दी गई हैं, हमने MA फाइंड करना है और AN फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें कि ये जो है ना थ्योरम नंबर 14.1.3, ये उसमें हमने ये वाला प्रूव किया हुआ है टोटल के, क्या प्रूव किया था कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट किसके, ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो इंटरनल एंगल है, ऑपोजिट टू इट इन द रेशो ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। यानी ये जो इसकी रेशोज है ना, ठीक है, जितनी इसकी रेशोज होंगी उतनी ही रेशो इस एंगल, ये जो एंगल है ना जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं या इसको हम क्या कर रहे हैं, दो हिस्सों में चेंज कर रहे हैं, तो जो रेशो इन साइड्स की होगी वही रेशो इस लेंथ की होगी, यानी इस साइड की, यानी ऑपोजिट साइड है ना ये इस एंगल के। तो ये थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पे हमने जस्ट वो प्रूफ का जो रिजल्ट है उसको यूज़ करके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे कि MN हमें दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये LM 6 सेंटीमीटर, LN 4 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ से हम सबसे पहले क्या राइट कर लेते हैं, लेट AN जो है, क्योंकि हमने इसको भी फाइंड करना है तो इसको अभी हम लिख लेते हैं, लेट मेजर AN इज इक्वल टू Y, इसको Y सपोज कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास अगर AN Y है तो M क्या हो जाएगा या MA क्या हो जाएगा, सो मेजर MA ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस Y, ठीक है। टोटल हमारे पास 8 है, इतना हिस्सा इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस Y, और वो इक्वल किसके आ जाएगा, MA के जी। अब नेक्स्ट देखिए, हमने रेशो यूज़ करनी है क्या, AN अपॉन MA, मेजर AN अपॉन मेजर MA इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास मेजर LN अपॉन मेजर LM, ठीक हो गया जी। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं हम। AN की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वो Y है, अपॉन MA की वैल्यू क्या है, वो है 8 माइनस Y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा LN कितना है हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू दी होगी, LN की 4 है और LM की वैल्यू कितनी हमारे पास 6 है जी। नेक्स्ट इसको हम क्या राइट करेंगे, ये आ जाएगा Y इज इक्वल 6Y क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब हम, और ये आ जाएगा 4 इंटू 8 माइनस Y, तो 6Y इज इक्वल टू 32 माइनस 4Y, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम राइट करेंगे, ये 4Y इधर आ जाएगा
6y प्लस 4y इज इक्वल टू 32 और ये आ रहेगा 6 + 4 10y। इसको हम यहाँ पे राइट करते हैं 10y इज इक्वल टू 32 और नेक्स्ट हमारे पास जो y आ जाएगा 32/10 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 3.2। नेक्स्ट जो है वो हम ma की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे रिलेशन मैयर ma इज इक्वल टू 8 - y। ठीक हो गया जी। ये आ जाएगा हमारे पास मैयर ma इज इक्वल टू 8 - y की वैल्यू क्या है 3.2, तो यह रहेगा मैयर ma इज इक्वल टू 8 - 3.2। ये आ जाएगा जी हमारे पास 8.0 3.2 10 में से 2 8 और 7 में से 3 4 4.8 आ जाएगा, ये 4.8। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये आ गया हमारे पास ma और ये y जो था वो इक्वल किसके था an के, तो इसको हम an भी राइट कर सकते हैं मैयर an। तो ये an का आंसर आ गया हमारे पास। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मज़ीद इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोशिश की जाएगी कि एज सुन एज पॉसिबल आपको उसका आंसर दिया जाए। थैंक यू वेरी मच।